1760 में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसकी वजह से भारत में ब्रिटिश का दबदबा निश्चित हो गया। ये थी द फेमस बैटल ऑफ वांडी वॉश, जो लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने एक एक करके सारी फ्रेंच सेटलमेंट्स को हथिया लिया और उनके लीडर को भी बंदी बना लिया। इसी बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई। इस ट्रीटी में यह डिसाइड हुआ कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेटलमेंट्स तो वापस मिल जाएंगी, लेकिन 2 शर्तों पर। अब से फ्रेंच इंडिया में किसी भी तरह के फोर्ट्स नहीं बना सकते थे और ना ही मिलिट्री ट्रूप्स रख सकते थे। कुछ हिस्टोरियंस इस बैटल को वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मानते हैं जिसके बाद ये निश्चित हो गया कि इंडिया में किसी और कॉलोनाइजर का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का राज चलेगा। तो क्या थे वो रीजंस जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स एक एक करके सारी कॉलोनियल पावर्स को हराते गए? इसका जवाब हम जानेंगे हमारी सीरीज हमें बताओ कि इस वीडियो में। छह ऐसे रीजंस जो ब्रिटिशर्स को इंडिया में आई हुई बाकी सारी यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स से स्ट्रॉन्ग बनाते थे। पहला रीजन है इन कंपनीज की ओनरशिप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी। कंपनी के डिसीजंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम था और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसीजन मेकिंग में बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट थी। इस कंपनी को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते थे जो हर साल इलेक्ट किए जाते थे। लेकिन फ्रेंच और पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनीज के केस में सिचुएशन एकदम ऑपोजिट थी। इन दोनों कंपनीज में कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था और इसीलिए कंपनी के डिसीजंस काफ़ी डीले होते थे। रिपोर्टेडली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के 60% शेयर्स फ्रांस के राजा के हाथ में थे और राजा ही कंपनी के डायरेक्टर्स इलेक्ट करता था। बाकी के शेयर होल्डर्स कंपनी को बढ़ाने में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते थे। इनफैक्ट 1725 से 1765 के बीच इन शेयर होल्डर्स की एक भी मीटिंग नहीं हुई और 40 सालों तक कंपनी को सिर्फ गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही थी। तो जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रीली डिसीजंस ले सकती थी, वहां फ्रेंच और पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनीज को अपने स्टेट के कहने पर चलना पड़ता था। ब्रिटेन को इस चीज़ का भी फ़ायदा हुआ कि उनके यहाँ एक लंबे समय तक एक स्टेबल गवर्नमेंट थी और ऐसा बाकी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के केस में नहीं था। फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन चल रहा था और इसके वजह से वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट देखने को मिला। ऐसा तब भी हुआ जब फ्रांस में नेपोलियनिक वॉर्स चली। 1815 में नेपोलियन की हार के वजह से भी फ्रांस की पोजीशन काफ़ी वीक हुई और तब उन्हें ब्रिटिश की साइड लेनी पड़ी। डच और स्पेन में भी काफ़ी अनरेस्ट चल रहा था। दोनों देशों के बीच 80 सालों तक एक वॉर चली जो 17वीं सेंचुरी में ख़त्म हुई, जिसके वजह से उनकी कॉलोनीज़ पर कंट्रोल काफ़ी वीक हो गया था। ब्रिटिशर्स के पास एक जोग्राफिकल स्ट्रेंथ भी थी। ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले ही पोर्चुगीज़ और डच यहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन इंडिया आने के बाद ब्रिटिशर्स ने 3 रिसोर्सफुल जगहों पर अपनी पकड़ जमा ली और इसीलिए वो बाकी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स से ज़्यादा एडवांटेज में थे। जैसे पोर्चुगीज़ का मेन कंट्रोल सिर्फ गोवा, दमन और दीव के ही इलाकों में था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से ज़्यादा इंडोनेशिया में ट्रेडिंग करने पे फोकस किया। और जब फ्रेंच इंडिया में आए तो उनके पास बस एक ही सीट ऑफ पावर थी, पौंडीचेरी। लेकिन ये ब्रिटिशर्स की पोजीशन के सामने काफ़ी डिसएडवांटेजेस थी। ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से उन्हें काफ़ी मॉनेटरी ग्रोथ देखने को मिली और ये पैसे उन्होंने और एरियाज कंट्रोल करने में लगाए। ब्रिटिशर्स के बढ़ते मॉनेटरी रिसोर्सेज बने उनकी अगली स्ट्रेंथ। ब्रिटिश ट्रेड की वजह से इंग्लैंड की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी हेल्प की। लेकिन फ्रेंच और डच ब्रिटिश के मुकाबले मॉनेटरीली काफ़ी वीक थे। रिपोर्टेडली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को अपने खुद के पैसे लगाने पड़ते थे कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स के लिए, लेकिन ये ब्रिटिशर्स की मैसिव मॉनेटरी पावर्स के आगे कुछ भी नहीं था। और डच के केस में बैंकरप्सी एक कारण बना जिसके वजह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सारे एरियाज ब्रिटिश को बेचकर इंडिया छोड़ना पड़ा। ब्रिटिशर्स को अपनी सुपीरियर नेवल पावर का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ जिसके वजह से कई सारी नई मशीन्स और टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, जैसे कि स्टीम इंजन। ये सारी इनोवेशंस बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में बाद में पहुंची और इसका ब्रिटिश को काफ़ी फ़ायदा हुआ। ब्रिटिश नेवी सबसे बड़ी नेवी ही नहीं बल्कि सबसे एडवांस नेवी भी थी और इसके वजह से ब्रिटिशर्स काफ़ी सारी नेवल बैटल्स भी जीत पाए। ब्रिटिशर्स के पास ये सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले लोग भी बहुत केपेबल थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश कमांडर्स वर पावरफुल स्ट्रैटेजिस्ट जो बैटल के वक्त नई टैक्टिक्स यूज़ करने से डरते नहीं थे। ब्रिटिश सोल्जर्स काफ़ी डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेंड थे और उन्हें रेगुलर सैलरी भी मिलती थी जिसकी वजह से वो कंपनी के लिए काफ़ी लॉयल थे। ये सभी चीज़ें इंडिया में ब्रिटिश रूल आने का कारण बनी और इन्हीं की वजह से इंडिया को 100 सालों तक ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन सहन करना पड़ा।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन से टॉपिक्स पर आप हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक को मिलेंगे सबसे ज़्यादा लाइक्स, उसी पर ही आएगा हमारा अगला वीडियो इन आर सीरीज़ हमें बताओ।